स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात क्या होगा। बोल रहा है कि 156 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और हमें बताइए कि उसमें 2 का महत्तम घात कितना होगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो आइए 156 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से कटेगा, यानी 2 सतह यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और 1 गया यहाँ पे ये हो गया 16। तो 2 आठे कितना होता है यहाँ पे 16। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे कटा दीजिए, 2 तिया यहाँ पे 6 और 1 गया यहाँ पे 2 नवा 18। फिर ये अब 3 से कटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 13। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे यहाँ पे 13। तो प्रश्न बोल रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना है। तो 2 का महत्तम घात 2 है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सोल्व कीजिएगा और आपको यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा कि कैसे सोल्व किया जाता है। अगर इसी में पूछ दे कि यहाँ पे 3 का महत्तम घात कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है 3 का महत्तम घात, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है 1 होता है। तो 3 का महत्तम घात 1 होगा और 13 का भी महत्तम घात कितना होगा, तो 1 ही होगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर की √11 एक है। यहाँ पे बताना है कि जो √11 संख्या है वो कैसी संख्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अपरिमेय, बी ऑप्शन है परिमेय संख्या, सी ऑप्शन है यहाँ पे सम संख्या, डी ऑप्शन है यहाँ पे विषम संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि √11 कैसी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है तो वो क्या होता है यहाँ पे अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए √11 है तो 11 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट के साथ ही रहेगा 11। तो यहाँ पे देखिए √11 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट लगा है इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाता है उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे हो गया 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये क्या हो गया यहाँ पे सम संख्या होगा। अगर इसे 2 से आप लोग कटाइएगा तो ये पूरी यहाँ पे कट जाएगी। विषम संख्या किसे कहते हैं, कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, फिर 5 हो गया डॉट डॉट, और भी संख्याएं होंगी। अगर इसे 2 से आप लोग भाग दीजिएगा तो ये नहीं कटेंगे। ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सा होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पे 2 होता है, तो याद रखना है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, बोर्ड कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न की पाई एक, यहाँ पे भी बताना है कि पाई एक कैसी संख्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है यहाँ पे पूर्णांक संख्या, सी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पाई और रूट दोनों क्या है, यहाँ पे अपरिमेय है। तो पाई अगर दे दे यहाँ पे 6 पाई, ये पूछ दे कि कैसी संख्या है, तो ये 6 पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे दे दे 2 पाई बाई यहाँ पे 3 पाई, अगर इसे पूछे कि ये कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, संख्या का बचेगा यहाँ पे 2/3। तो ये संख्या यहाँ पे परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि इसमें पाई रह जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई एक संख्या है, तो पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर पाई का मान देता है यहाँ पे 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7। अगर ये पूछता कि ये कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन केवल पाई देगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अगर रूट में कोई संख्या रह जाता है तो वो भी अपरिमेय संख्या होगा। और 1-2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये गारंटी है, पूरा पक्का है कि 1-2 प्रश्न इससे जरूर आता है। तो इस प्रश्न को भी आपको सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न की 2 या 2 से
अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। यहाँ पे बताना है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अगर आपको अभाज्य संख्या पता नहीं है तो ये प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दो क्या है? एक से कटेगा नहीं तो दो से कटेगा। 3 देख लीजिए यहाँ पे 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 भी देख लीजिए 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को यहाँ पे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए 9 पूछ दे कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे देखिए 9 कौन सी संख्या है? यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये 1 और 9 से तो कटेगा ही, साथ में ये 3 से भी कट जाएगा। तो जब ये 3 से कटेगा तो ये भाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5, 3, 2 और 7, 11 ये सभी संख्या कौन सी संख्या होगी? तो अभाज्य संख्या होगी। तो बोल रहा है कि 2 अभाज्य संख्या लीजिए उसका मौसा निकालिए, या 2 से अधिक अभाज्य संख्या ले लीजिए उसका मौसा निकालिए, क्या आएगा मौसम में। तो यहाँ पे देखिए हम अभाज्य संख्या ले रहे हैं, एक 2 और एक अभाज्य संख्या ले रहे हैं यहाँ पे 3। इसका जब आप मौसा निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, 1 बचेगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 1 दूना, यहाँ पे 2 कट गया, यानी मौसा कितना निकला? 1 निकला। अगर आप कहते हैं यहाँ पे कि ले लीजिए 11 और 13, यहाँ पे ले लीजिए 11 और 13, ये भी क्या है? यहाँ पे अभाज्य संख्या है। जब 11 और 13 का यहाँ पे मौसा निकालेंगे तो 11 एकम यहाँ पे 11 और यहाँ पे कितना आ गया? 2 और ये कट गया। फिर यहाँ पे ला देते हैं हम 11, फिर 2 5 यहाँ पे कितना होता है? 10। ये मौसा निकालने का तरीका सबको पता होता है क्योंकि बचपन में हम लोग यही पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 लाएंगे, यहाँ पे 2, 1 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 कट गया। यहाँ पे भी मौसा कितना आया? 1 ही आया। 2 अभाज्य संख्या लीजिए, कोई भी 2 अभाज्य संख्या लीजिए या 2 से अधिक कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, अगर उसका आप मौसा निकालेंगे तो मौसा हमेशा कितना आएगा? तो हम मौसा हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखिए 10वां का सिलेबस जानना है तो आज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है 7-15 में। पूरा हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, कितना लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, सब आज यहाँ पे बताया जाएगा 7-15 में। तो 7-15 में आप लोग लाइव जरूर आइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप लोगों से विनती है कि अपना सिलेबस देख लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट से कितना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और कितना यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे साइंस का बात करते हैं तो साइंस में यहाँ पे आएगा भौतिकी, रसायन और विज्ञान। तो रसायन से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा, और फिजिक्स से कितना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, सब यहाँ पे बताया जाएगा। कितना बजे? तो 7-15 में। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, 7-15 में आप लोग लाइव जरूर आइएगा क्योंकि ये जो 7-15 वाला क्लास है वो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो आप लोगों से यही हमारा अपेक्षा रहेगा कि आप लोग 7-15 में जरूर लाइव आइएगा अपना सिलेबस देखने के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं और इसके 2 ही मूल होते हैं। और इसका पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल, यानी ये जो दोनों हैं इसके मूलों का गुणनफल आपको क्या कर देना है? निकाल देना है। तो मूलों का गुणनफल आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा गुणे बीटा का मान क्या होता है? यहाँ पे माइनस बी बटा ए होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मूलों का गुणनफल निकाल दीजिए, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे बी का मान रख देना है, यहाँ पे ए का मान रख देना है और यहाँ पे मूलों का गुणनफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, यानी ए का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है? 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे देखिए जो एक्स में गुणा करता है वो बी होता है। तो यहाँ पे देखिए x में कौन गुणा कर रहा है? तो यहाँ पे 4 नहीं कर रहा है, 4 के साथ यहाँ पे भी माइनस भी है तो ये -4 गुणा कर रहा है। और जिसमें x कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है? यहाँ पे c होता है, यानी यहाँ पे c का मान कितना निकल गया? तो 1 निकल गया। बस आपको यहाँ पे a b c सबका मान निकल गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही माइनस है तो माइनस लगा देंगे। b का मान क्या है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम
बी के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे -4 और यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, ए का मान भी कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा भी प्रश्न एक बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है कि यहाँ पे शून्यकों का योग निकालिए या शून्यकों का गुणनफल निकालिए, ऐसा एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे भी प्रश्न आपको बनाने आने चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 6 नंबर भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद px x² - 3x + 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 1/α और 1/बीटा का यहाँ पे तो कोई मान नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये दिया है 1/α + 1/बीटा, इसको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे प्रश्न दिखे तो आपको बट्टा का जोड़ बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1/α + 1/ यहाँ पे बीटा है, तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए, बट्टा का जोड़ बना लीजिए, अल्फा और बीटा का यहाँ पे लघुत्तम निकाल लीजिए, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ से भाग दिए जाता है, तो जब अल्फा से इसमें भाग दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है और इसमें जब अल्फा से भाग दीजिएगा तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा। बीटा में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। उसके बाद जब आप बीटा में इससे भाग दीजिएगा कि अल्फा इंटू बीटा में जब आप बीटा से भाग दीजिएगा तो बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। और यहाँ पे गुणा होता है, अल्फा में 1 से गुणा कीजिएगा तो ये अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है बीटा प्लस अल्फा, ये उल्टा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और बटा यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा है। अब ये देख सकते हैं आपकी ये फॉर्मूला बन गया, अल्फा जोड़ बीटा यानी मूल्य यहाँ पे शून्यकों का योग, और यहाँ पे देखिए अल्फा गुणे बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। और ये बड़ा बट्टा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणे बीटा को क्या बोला जाता है, शून्यकों का गुणनफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। बस अब आपको यहाँ पे a का मान यहाँ पे b का मान रखना है, a का मान रखना है, फिर c का मान रखना है, फिर a का मान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और a का मान यहाँ पे कितना है, x² में तो कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखिए b का मान कितना होगा, जो x में गुणा करता है वो b होता है, तो x में कितना गुणा कर रहा है, यहाँ पे -3 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। फिर यहाँ पे देखिए c का मान कैसे निकलेगा, तो जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c का मान, यानी यहाँ पे c का मान कितना निकल गया, 5। अब बस आप रख दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -3 है, तो यहाँ पे रख देंगे -3, और बट्टा a का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। फिर ये बड़ा वाला बट्टा है तो हम यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा देंगे, c का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5, और a का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, a का मान 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1। ऊपर में देख लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3/1, और बट्टा यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब का क्या करना है आपको, जो ये बड़ा बट्टा दिख रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो जब इसको आप हटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1, और बड़ा बट्टा ये इसमें किस में बदल जाएगा, जब गुणा में बदलेगा तो जो ये 1 है वो ऊपर चला जाएगा, जो ये 1 है वो ऊपर चला जाएगा, और जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, यानी 1 ऊपर आ जाएगा, 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब ये कट रहा है तो कटाइए, नहीं तो गुणा कर दीजिए। 3 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और बट्टा 5 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी 3/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो हम आपको अभी बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। और कौन कौन होते हैं, तो अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा, और क्या होता है यहाँ पे बीटा होता है। अल्फा और बीटा यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्यक होता है। अगर कोई पूछ दे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों का संख्या 1 होता है। अगर कोई बोल दे आपसे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का संख्या यहाँ पे 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। और कौन कौन होता है, अल्फा, बीटा और यहाँ पे गामा। ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है। और द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, 2 होता है। और कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद QX, यहाँ पे देखिए x² - x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा
प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी बटा ए। तो आपको यहाँ पे माइनस बी का मान रख देना है और यहाँ पे ए का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए बी और ए का मान कहां से आएगा, तो फिर यहीं से आएगा। तो ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो ए होता है, यानी यहाँ पे हो गया एक। बी का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एक है, लेकिन इसके आगे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। सी का मान यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना है, तो सी का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी का मान 4। अब आपको क्या करना है, इसमें रख देना है, पहले से माइनस है तो यहाँ पे पहले से माइनस लगा दीजिए। बी का मान कितना है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पर रख देंगे -1 बटा ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 बटा 1, 1 बटा 1 यानी क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण के घात होंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक रैखिक समीकरण है तो उसका घात कितना होगा। तो रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, या द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 2 ही होता है। त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 3 ही होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, तो रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, 2 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सॉरी, यहाँ पे रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, तो रैखिक समीकरण का घात 1 होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, और 10 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे देखिए यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टा यहाँ पे क्या होता है, कुल संख्या बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कुल संख्या। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो टोटल संख्या दिया है उसको जोड़ देना है, और जो यहाँ पे जो संख्याएं हैं उसको गिन के इसमें क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है, तो माध्य आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे माध्य की जगह पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे देखिए माध्य की जगह पे हम लोग लिख दिए 6 बराबर यहाँ पे अब देखिए कुल संख्याओं का योग, यानी जो ये संख्या दिया है इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 3 + 4 + 5 प्लस यहाँ पे 17 और एक संख्या यहाँ पे क्या है, x, इसी x का मान निकालना है। तो यहाँ पे x कर देंगे बट्टा कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 संख्या है तो यहाँ पे लिख दिए 5। अब आपको क्या करना है कि ऊपर में जोड़ लीजिए, 6 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 4, 3, 7, 7, 5, 12 और 12 में आप 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। +1 है तो यहाँ पे कर दीजिए +1 और बट्टा के नीचे 5 है तो यहाँ पे कर दीजिए 5। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 29 + 1 में जब गुणा होगा 1 से तो 29 + 1 ही रह जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 5 यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब आपको x का मान निकालना है, तो 29 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, घटा देगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 माइनस क्या हो जाएगा 29। तो 30 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अलग है। इसमें आपको पहचानना है कि इनमें से कौन अलग है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है, यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे 3/5, बी ऑप्शन है यहाँ पे √16 बटा यहाँ पे 4, ऐसे ही ऑप्शन है। तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन अलग है, तो यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या हो गया क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा है और ये रूट से बाहर है, और ये p/q के रूप में है। और यहाँ पे देखिए ये √16 बटा 4 है तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2, ये भी रूट से बाहर निकल गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, और 25/4 देख लीजिए, ये तो परिमेय संख्या है ही है क्योंकि ये p/q के रूप में है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि √2/5, यहाँ पे जो √2 है ये क्या है, रूट के अंदर ही रहेगा और इसमें रूट साथ में रहेगा। तो जिस भी संख्या में रूट साथ में रहेगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे ये और ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है तो अलग यही हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है द्विघात बहुपद x² - 3x के शून्यक होंगे। यहाँ पे बताना है कि
जो ये द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके शून्यक होंगे, यानी इसके शून्यक निकालने हैं। तो जब भी बोले आपसे शून्यक निकालने के लिए तो उसके बराबर यहाँ पे क्या कर देना है, 0 कर देना है, आपको 0 कर देना है। फिर आपको क्या करना है कि ये जो 3 है इधर घटा रहा है तो उधर बराबर के उधर भेजेंगे, तो इधर घटा रहा है तो उधर जोड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया √3। रूट क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो एक हो जाएगा यहाँ पे +√3 और एक हो जाएगा यहाँ पे -√3, यानी 2 इसके आंसर होंगे। तो यहाँ पे देखिए +√3 और एक क्या है यहाँ पे -√3, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे बनाने हैं अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है तो। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किससे प्रकलित करने की तकनीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या निकाला जाता है आपको यहाँ पे बता देना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लसा यानी LCM, बी ऑप्शन है यहाँ पे मसा यानी HCF, यहाँ पे सी ऑप्शन है भागफल और डी ऑप्शन है यहाँ पे शेषफल यानी रिमाइंडर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या निकाला जाता है, तो आपको पता भी होगा, इस पे आप लोग सवाल भी बना चुके हैं। A=BQ+R, ये किससे क्या निकलता है, तो मसा निकलता है यानी HCF निकलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि 1/√3 बराबर है, यहाँ पे बताना है कि जो 1/√3 है ये किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे tan 60 डिग्री, बी ऑप्शन है यहाँ पे cos 45 डिग्री, सी ऑप्शन है sin 30 डिग्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बराबर है 1/√3। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि इनमें से किसका मान 1/√3 होता है, और जिसका भी मान यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर tan आप लोग 30 की बात करेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान यहाँ पे 1 होता है। और tan यहाँ पे अगर पूछ दे कि यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे √3 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके यहाँ पे मान है। यहाँ पे बताना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मान है, किसका मान है। ए ऑप्शन है यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन है sin स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है tan स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन है यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर कितने के होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर को क्या किया है, बराबर के उधर भेज दिया है। तो यहाँ पे हम भी कर देंगे, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 है और ये माइनस tan स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस tan स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है कि जो ये 1 है इसको बराबर के इधर भेज दिया गया है, यानी यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा। यहाँ पे जो +1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और उधर कितना बचेगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, तो sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो इस प्रश्न को बहुत ही चंद सेकेंडों में आप इस प्रश्न को बना सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर a के बराबर होता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होना काफी ही जरूरी है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि sin π/4, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे π/4 तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है, तो ये कोण दिया है। तो अगर π/4 अगर ऐसे कोण नहीं पता चल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कि π/4 दिया है तो यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए आप लोग 180 डिग्री और बट्टा यहाँ पे क्या कर दीजिए 4, और इसमें आप लोग क्या कर दीजिए भाग लगा दीजिए। 4 चौका कितना होगा, यहाँ पे 16 और 2 गया यहाँ पे 20, 4 बचे यहाँ पे 20 यानी 45। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि साइन
यहाँ पे π/4 का मतलब क्या हुआ कि 45 डिग्री हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये π/4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री। माइनस है तो माइनस, कॉस है तो यहाँ पे कॉस, उसके बाद भी यहाँ पे π/4 है तो इसका भी मतलब कितना होगा, यहाँ पे 45 डिग्री होगा। साइन 45 डिग्री का अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, कोस 45 का मान रख दीजिए। साइन 45 का मान 1/√2 और यहाँ पे cos 45 का भी मान 1 यहाँ पे √2 ही होता है। 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 0। जैसे यहाँ पे 1 में से 1 घटा के 0 लिखते हैं, उसी तरह 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि AP 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का 7वां पद का मान होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 7वां पद इसमें से कौन होगा। तो सबसे पहले आपको 7वां पद निकालना होगा। तो 7वां पद का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 7वां पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि एक घटा के लिखा जाता है, यानी A प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 6D, यानी 7वां पद का फॉर्मूला अगर आपको 7वां पद निकालना है तो A प्लस 6D का यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको A का मान रखना पड़ेगा, डी का मान, तो ये आएगा कहां से, तो ए क्या होता है, तो एपी का प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद 5 दिया है, यानी ए का मान यहाँ पे निकल गया 5। उसके बाद डी निकालना है, तो डी क्या होता है, सार्व अंतर, यानी पदों का अंतर, दो पदों का अंतर। तो दूसरा पद में से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद 7 है और पहला पद 5 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी डी का मान यहाँ पे 2 निकल गया। बस आप लोग यहाँ पे रख दीजिए, ए का मान 5 है तो यहाँ पे 5 + 6 और डी का मान कितना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रख दीजिए 2। अब आपको क्या करना है, 5 और 6 यहाँ पे जोड़ना नहीं है, अगर जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे गुणा का काम करना है। यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 में आप 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा पद होगा जो शून्य होगा। तो जब भी आपसे पद पूछे तो कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, an वाला। तो an बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a + n-1 इंटू क्या होता है यहाँ पे d। जब भी आपसे पूछे कि कौन सा पद 81 होगा, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 20 होगा, तो जब भी ऐसा पूछे तो आपको क्या करना है कि एक ही फॉर्मूला लगाना है और वो है an वाला। तो यहाँ पे देखिए an क्या होगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी an का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे a का मान कितना होगा, तो जो AP का पहला पद होता है वो a होता है, यानी यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 21। और d का मान कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद 18 और पहला पद यहाँ पे 21, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे जबरदस्ती, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा। अब निकल गया, बस आप यहाँ पे रख दीजिए an का मान यहाँ पे 0 बराबर, यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो a का मान यानी प्रथम पद 21 है, तो यहाँ पे रख देंगे 21 प्लस यहाँ पे n-1, यानी n का मान निकालना है, पदों की संख्या निकालना है कि वो कौन सा पद है जो शून्य है। तो यहाँ पे n का मान नहीं रखना है, आपको वैसे ही छोड़ देना। और d का मान यहाँ पे देखिए कितना है, तो d का मान यहाँ पे -3 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे +21 है, तो इसको आपको क्या करना है, बराबर के इधर में भेजना है। तो यहाँ पे +21 है तो बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये -21 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा -3। अब आपको क्या करना है कि इधर वाला को गुणा करा देना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए ये जो -3 है ये n के लिए भी है, 1 के लिए भी। तो जब आप गुणा कराइएगा, यहाँ पे 3 में n से गुणा कराइएगा तो यहाँ पे -3n हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 3 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर +3 है, +3 को आपको बराबर के इधर भेजना पड़ेगा क्योंकि n का मान निकालना है। तो इधर -21 पहले से ही है और यहाँ पे +3 ये भी आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर उधर कितना बचेगा, यहाँ पे -3n बचेगा। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -24 बराबर इधर -3n। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर बचा 24 और उधर बचा यहाँ पे 3n। तो n का मान निकालना है तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 24/3
का 3 बराबर इधर क्या हो गया n हो गया, यानी 3 8 कितना होता है 24, यानी n का मान कितना निकल गया 8 निकल गया, यानी 8वां पद जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और आप लोग यहाँ पे 7-15 में बिल्कुल जुड़िएगा अपना सिलेबस देखने के लिए कि किस चैप्टर से। और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान में कितने विषय हैं और कितने विषय से मतलब इतिहास हो गया, उसमें भूगोल हो गया, तो इतिहास से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सबका डाउट यहाँ पे 7-15 में यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा डाउट पूरा आप लोगों को, और आप लोगों को पता भी चलेगा कि किस विषय पर कितना ध्यान देना पड़ेगा तैयारी के लिए। और ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है क्योंकि आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर लाना है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे 7-15 में आप लोग जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास निकाले। क्या कर देना है कि एक वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है 154 मीटर स्क्वायर, तो इसका आपको क्या कर देना है व्यास निकाल देना है। और जो भी आपका आंसर आए इसमें से आपको हमें ABC ऐसे कमेंट करके नहीं भेजना है पूरा। आपको यहाँ पे अगर 14 मीटर आता है तो 14 मीटर, 28 मीटर आता है तो 28 मीटर, 7 मीटर आता है तो 7 मीटर, 21 मीटर आता है तो यहाँ पे 21 मीटर लिख के यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है। यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये और बच्चों के पास जाए। और यहाँ पे अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन के पास प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करें। और आप भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको दबाना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर आप इसे दबा लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा और जब भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग जरूर जुड़िए यहाँ पे 7-15 में, आपके लिए ही क्लास ये 7-15 में यहाँ पे आज ही बार यहाँ पे बताया जाएगा सिलेबस, तो आप लोग जरूर जुड़िए, आपके लिए यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।